Good morning, students. This is Harshita Dadish from Government Law College, Kota. In this session, we are taking subject Civil Procedure Code 1908, जहाँ हम अभी जो 2-3 लेक्चर्स होंगे हमारे, इट इज़ रिलेटिंग टू इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड. पहले हम समझेंगे कि इन एक्चुअल सिविल प्रोसीजर कोड है क्या. तो civil procedure code subject not only from point of view examination, even from the point of view your competitive examinations too, it is very important subject and it is very wide and vast. बहुत लेंथी है. प्लस यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड में हम देखेंगे अभी कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शंस, ऑर्डर्स और ऑर्डर्स में रूल्स. ठीक है, तो इनिशियली आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देयर आर ओनली सेक्शंस, बट हियर सेक्शंस प्लस ऑर्डर्स एंड रूल्स वी हैव टू लुक इनटू. सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ CPC 1908. Civil Procedure Code consolidates the law relating to procedure of civil codes. Civil codes का जो प्रोसीजर होता है वो सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोवाइडेड है. सिविल प्रोसीजर कोड में अगर हम देखें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट पार्ट जो है, जो बॉडी है कोड की, this is code. So the body of the code is known as the first part, that is sections. और टोटल कितने sections है CPC में? 158 sections. दूसरा पार्ट है जिसे फर्स्ट शेड्यूल कहा जाता है. it contains 51 orders और 51 orders में रूल्स होते हैं, नियम, और साथ में 8 appendices हैं. So there are sections, orders and rules. ठीक है, कुछ sections होते हैं जो individual sections पढ़े जाते हैं, कुछ orders होते हैं जो individual orders पढ़े जाते हैं, कुछ section with order पढ़े जाते हैं. ये हम बाद में जब टॉपिक लेंगे और आगे हम स्टार्ट करेंगे CPC को इन एक्चुअल मैनर, तो हम वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से CPC कोड या बैरक को पढ़ा जाता है. ठीक है, CPC सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908 में पास हुआ था, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909. ठीक है, काफ़ी पुराना एक्ट है, कोड है. तो एनफोर्समेंट इट एनफोर्स्ड ऑन 1 जनवरी 1909. ठीक है, Civil Procedure Code neither creates nor takes away any right. It is intended to regulate the procedure followed by the civil court. कोई प्रोसीजर यहाँ पर कोई जो सिविल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड, ये कोई राइट क्रिएट नहीं करता है, ना ही कोई राइट देता है. यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड में क्या है, एक प्रक्रियात्मक विधि है. और प्रक्रियात्मक विधि में क्या होता है कि प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है सिविल कोड में, वो यहाँ पर डिटेल में बता रखा है. सिविल प्रोसीजर कोड की जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रोसीजरल लॉ की, वी हैव टू टॉक अबाउट सब्सटेंटिव लॉ टू. लॉ कैन बी ऑफ 2 काइंड्स. वन इज सब्सटेंटिव लॉ, मूल विधि, और प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि. 2 तरीके की विधि हो सकती है. सब्सटेंटिव लॉ जो है, इट डिटरमाइंस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़. जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो क्या करता है, जो पार्टीज़ की, पक्षकारों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में बताता है, वो होता है मूल विधि. ठीक है, जैसे कि इंडियन पेनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा. IPC है, सपोज फॉर एन एग्जांपल IPC है. IPC बताता है कि दिस एक्ट अमाउंट्स टू थेफ्ट, दिस एक्ट अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन, दिस एक्ट अमाउंट्स टू मर्डर. वहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है. और अगर एक्ट कमिट हो चुका है तो फिर व्हाट विल बी द पनिशमेंट ऑफ द एक्ट, व्हाट विल बी द पनिशमेंट
ऑफ ऑफेंस, तो वहाँ पर क्या है, सिंपल बता रखा है कि ये एक्ट है तो ये ऑफेंस कमिट हुआ माना जाएगा, प्लस इसकी ये पनिशमेंट है। बट प्रोसीजरल लॉ क्या करता है, प्रोसीजरल लॉ प्रिस्क्राइब द प्रैक्टिस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज। प्रोसीजरल लॉ बताता है कि किस तरीके से उन राइट्स को या उन लाइबिलिटीज को क्या किया जाएगा, एनफोर्स किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाएंगे आप, बता दिया स्ट्रेटली फॉरवर्डली, तो वो है सब्सटेंटिव लॉ, बट उसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा वो प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो प्रोसीजरल लॉ जैसे कि CRPC, CPC या इंडियन एविडेंस एक्ट है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, IPC में बता दिया ऑफेंस है और ऑफेंस की ये पनिशमेंट है, लेकिन वो प्रूफ कैसे होगा, उसका क्या प्रोसेस चलेगा कोर्ट में पूरा, ठीक है, ट्रायल्स कौन सी चलेंगी, तो ये सारा कहाँ पर गिवन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वॉइड हो गया या एनफोर्सिबल है कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पनसेशन उसको रियम्बर्समेंट चाहिए, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर गिवन है कि इस सिचुएशन में ये राइट्स हैं। बट हाउ दीज राइट्स आर एनफोर्सिबल, ये कहाँ पता लगेगा हमें, सिविल प्रोसीजर कोड में। तो सिविल लॉ के लिए, सिविल लॉ जो सब्सटेंटिव लॉ है उनके लिए प्रोसीजरल लॉ जो है सिविल मैटर्स में, वो सिविल प्रोसीजर कोड में गिवन है। तो सिविल प्रोसीजरल लॉ हम देखें तो क्या है, दैट सब्सटेंटिव लॉ, we can say that substantive law and procedural law are complementary and supplementary to each other। सब्सटेंटिव लॉ नहीं है तो फिर प्रोसीजरल लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, अगर सब्सटेंटिव लॉ नहीं है तो, और अगर सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ नहीं है तो सब्सटेंटिव लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। राइट्स और लाइबिलिटीज़ की हमने बात कर दी, बट if we are not talking about the enforcement of those rights and liabilities, then what will be the value of substantive law, what will be the value of rights and liabilities? Got it? So these are complementary and supplementary to each other। एक अच्छा सब्सटेंटिव लॉ तब माना जाता है जब प्रोसीजरल लॉ जो है वो क्या हो, सिंपल, एक्सपीडिशियस हो या इनएक्सपेंसिव हो, तब जाके एक सब्सटेंटिव लॉ जो है वो क्या करेगा, सब्सटेंटिव लॉ कैन अचीव देयर ऑब्जेक्ट एंड रीच द गोल। गॉट इट? सो we can say that these two branches are complementary to each other and interdependent, and interplay between them often conceals that is substantive law and what is procedural law। Now come to next topic, that is the history of the code। आपको मैं बता दूं 1859 से पहले कोई यूनिफॉर्म कोड अप्लाई नहीं होता था, कोई यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर नहीं था। हर स्टेट अपना अपना, जो भी प्रेसिडेंसीज थी वो अपना अपना स्टेट अपना अपना प्रोसीजर कोड फॉलो करती थी। बट 1859 में सर चार्ल्स वुड जो हैं उनकी इनिशिएशन से कोड पास हुआ, दैट इज़ सिविल प्रोसीजर कोड। लेटर ऑन 1908 में विद द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एक कोडिफाइड लॉ पास हुआ एंड विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909। उसके बाद भी हम देखें तो 1909 टू 1976 जो ड्यूरेशन था उसमें मोर देन 30 टाइम्स अमेंड हो चुका है। बट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो सिविल प्रोसीजर कोड में हुए हैं वो 1951, 1956, 1976, 2002 और 2013 में हुए हैं। इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो है 1976 और 2002 में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस जुडिकेटा
doctrine of res judicata being more effective in from the amendment of 1976. The other provision is relating to notice under section 80. We will discuss it later on, but these are the important amendments which were made in 1976. 2013 में भी corporate liability से related कुछ amendments हुए हैं CPC में. So this is the crux of history of the CPC. Before 1859 there was no uniform civil procedure code. Later on in 1908 it was implemented, and later on so many amendments take place. So आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू सो मच.